प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और जिनका की पेपर है लेखांकन। तो लेखा शास्त्र के यदि आप पेपर में बैठने वाले हैं और वार्षिक का यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो 2024 का ये पेपर आपके लिए है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है ये आरएम के कोड। डिविजन्स इस पेपर को तैयार करके जाइएगा, निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए लेखा शास्त्र के इस महत्वपूर्ण सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। डिविजन देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर शामिल की जा रही है डिविजन्स, और जितने भी प्रश्न है सब एक से बढ़कर एक है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को निश्चित रूप में मिलेंगे। और डिविजन्स इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर सेशन को लेकर आप सभी लोगों के। देखिए डिविजन्स, पहला आप लोग का प्रश्न क्या है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है। वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा, सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करना, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रबंधक को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, पहले प्रश्न का विकल्प नंबर का करेक्ट हो जाएगा। सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करना जो होता है वो वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है डिस्टेंस, तो पहले का होगा विकल्प नंबर ए। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए प्रश्न क्या है आपका, लेखांकन के रोकड़ आधार के अंतर्गत आय का लेखा किया जाता है। आय की प्राप्ति पर, आय के उपार्जन पर, क और ख दोनों से पहले जो पहले उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, जो दूसरा आपका प्रश्न दिया गया है यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस विकल्प नंबर ए आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आय की प्राप्ति पर, यानी लेखांकन के रोकड़ आधार के अंतर्गत जो आय का लेखा किया जाता है वो आय की प्राप्ति पर किया जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं, लेखा मानक मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और जो राइट विकल्प होगा आपका 21 अप्रैल 1977, यानी 21 अप्रैल 1977 को जो है लेखा मानक मंडल की स्थापना की गई थी। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है आप लोगों का। स्रोत प्रलेख बनाया जाता है। स्रोत प्रलेख बनाया जाता है लेन देन के समय, प्रति सप्ताह, वर्ष के अंतिम दिन, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्रोत प्रलेख जो बनाया जाता है वो लेन देन के समय बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, लेन देन के समय इसे बनाया जाता है। ये आपका प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोकड़ पुस्तक है, पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, रोकड़ पुस्तक है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, खाता बही, तलपट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा, रोकड़ पुस्तक जो होता है वो प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है। इसका पुस्तक होता है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में रोकड़ पुस्तक को देखा जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, तलपट बनाने की विधियां हैं। तलपट बनाने की विधियां कौन सी हैं, कैसी हैं। योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा जोड़ और शेष विधि, तो यहाँ पर देखिए जो होगा ये योग और शेष विधि जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न डिस्टेंस आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग बैंक समाधान विवरण द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण जो होता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है। देखिए डिस्टेंस, बैंक समाधान विवरण जो होता है वो व्यापारी बनाते हैं इसको। कौन बनाता है, व्यापारी के द्वारा। ठीक है ना, तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यापारी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता है, रहतिया, ख्याति, रोकड़ या फिर देनदार। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जो प्रश्न संख्या आपका 8 है, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका ख्याति जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए नवा हम लोग का प्रश्न क्या है, लेखांकन प्रमाप के लिए कौन सा कथन असत्य है। लेखांकन प्रमाप के लिए कौन सा कथन जो है वो असत्य बताना है आपका। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, असत्य बताना है आपको इसमें। लेखांकन प्रमाप विद्यमान कानून के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया जाता है और लेखांकन प्रमाप केवल महत्वपूर्ण मदों के लिए ही जारी किए जाते हैं। लेखांकन प्रमाप अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक के विपरीत होते हैं। और घ जो आपका ऑप्शन दिया गया, लेखांकन प्रमाप लेखांकन समस्याओं के हल करने की सर्वोत्तम पद्धति का चयन करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस, जो नौवां प्रश्न है, नौवें का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखांकन प्रमाप विद्यमान कानून के
प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो 9वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। डिस्कशंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर जो डिस्कशंस 9वां का प्रश्न था, जो लेखांकन में जो गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा था आपका बताइए, गलत कथन कौन सा था इसमें, इस प्रश्न में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका हो जाएगा वो कौन सा कथन गलत है जी? आप पहला जो था आपका डिस्कशंस वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका जो सही है तो ये आपका मन नहीं रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए विकल्प नंबर ग जो होगा ये करेक्ट होगा। लेखांकन प्रमाप अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। तो ये 9वें का विकल्प नंबर ग देख लीजिएगा डिस्कशंस, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 10वां प्रश्न क्या है। सोहन की संपत्ति 15,000 तथा दायित्व जो है 6,000 है, उनकी पूंजी क्या होगी? देखिए डिस्टेंस जो संपत्ति है और दायित्व है, दायित्व जो है वो दोनों की चीजें शामिल की जाएंगी इसमें। तो जो यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो होगा आपका 21,000 रुपए, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टोटल आपका हो जाएगा अमाउंट डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। बैंक खाता है, बैंक खाता क्या है? वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, अवास्तविक खाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए डिस्टेंस जो होता है ये बैंक खाता जो होता है वो वास्तविक खाता होता है। कैसा खाता होता है? वास्तविक खाता की श्रेणी में इसे हम लोग रखते हैं। आईएफ के कॉलम में लिखते हैं, आईएफ के कॉलम में रोकड़ पन्ना संख्या को लिखते हैं, खाता बही पन्ना संख्या को लिखते हैं, जनरल पन्ना संख्या को लिखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, जो खाता बही पन्ना संख्या को लिखा जाता है, यानी आईएफ के कॉलम में जो लिखते हैं हम लोग वो खाता बही पन्ना संख्या को लिखते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये किया गया था 1 जुलाई, कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। देखिए 1 जुलाई, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें किसी एक को बना लीजिए। ये 2016 की जगह आप यहाँ पे इसको 2017 बना लीजिए। तो ये देखिए 1 जुलाई 2017 जो होगा जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है ना। भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रत्यक्ष कर के रूप में जो था, जो जीएसटी को जो था वो लागू कर दिया गया था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा 1 जुलाई 2017 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशंस, तो खाता बही तैयार किया जाता है। तो खाता बही तैयार की जाती है किसके द्वारा की जाती है? जनरल से, सहायक बहियों से, और क और ख दोनों से, रोकड़ से। तो खाता बही जो डिस्कशन देखिए जो तैयार किया जाता है वो जनरल से भी तैयार किया जाता है और सहायक बहियों से भी। तो यहाँ पर देखिए क और ख जो दोनों ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही होगा। तो खाता जो होता है जनरल के साथ साथ सहायक पुस्तकों से भी तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें सारांश लिखा जाता है पूरा लेन देन का। चलिए, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? तो देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? वित्तीय लेखांकन। क्या हो जाएगा? वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो होती है जितनी बातें होती हैं वो सबके सब इसमें शामिल हो जाती हैं। 16वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। लेखांकन के उपार्जन के आधार पर देखा जाए तो व्ययों का लेखा किया जाता है। तो व्ययों का जो लिखा होता है डिस्टेंस वो व्यय देय होने पर होता है। किस पर होता है? व्यय देय होने पर ये किया जाता है। तो 19वें का 16वें का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो लेखा मानक 3 किससे संबंधित है? लेखा मानक 3 जो होता है वो किससे संबंधित होता है? रोकड़ प्रवाह विवरण से, मूल्यह्रास से, एकीकरण का लेखांकन, या फिर ऋण लागतें? तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा जो रोकड़ प्रवाह विवरण से। किससे होता है? नकदी प्रवाह विवरण, या तो जिसे हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण भी कहते हैं। तो 17वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित है केवल नगद प्राप्तियां, केवल नगद भुगतान, केवल नगद खरीद एवं विक्रय, और समस्त नगद प्राप्तियां एवं भुगतान। तो समस्त नगद प्राप्तियां एवं भुगतान जो होगा ये डिस्टेंस 18वें का विकल्प नंबर घ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना डिस्टेंस। ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका 18वां प्रश्न ना। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर बढ़ते हैं। बहुत सारे भी बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं।
इतने सारे बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिए तो आपका तो जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। रूढ़िवादिता परंपरा लेखा करता है। रूढ़िवादिता परंपरा लेखा करता है भविष्य की सभी लाभ हानियों का, भविष्य के सभी लाभ का परंतु हानि का नहीं, भविष्य की सभी हानियों का परंतु लाभ का नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 19वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा ग। भविष्य की सभी हानियों का परंतु लाभ का नहीं, इसे हम लोग कहते हैं रूढ़िवादिता परंपरा लेखा। ठीक है ना। व्यापार खाता क्या होता है? ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं, व्यापार खाता क्या होता है? तो देखिए डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं वास्तविक खाता के रूप में देखते हैं इसको, हम लोग किसके रूप में देखते हैं? वास्तविक खाता के रूप में। ठीक है ना। तो जो ये आपका हो जाएगा, यानी व्यवसाय खाता जो होता है ये जो मुख्य रूप से वास्तविक खाता का स्पष्टीकरण एक तरीके से होता है। ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस और 21वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21वां आपका प्रश्न क्या है? पूंजीगत व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पूंजीगत व्यवहारों का जो हिसाब किताब किया जाता है वो किस प्रकार से होता है? तो देखिए डिस्टेंस ये जो किया जाता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वित्तीय जो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में हम लोग करते हैं। ठीक है ना। किसमें करते हैं? आर्थिक चिट्ठे में किया जाता है। तो 21वें का विकल्प नंबर का जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 22वें की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता जो नाम मात्र का खाता होता है? देनदार खाता, रोकड़ खाता, ऋण खाता या फिर वेतन खाता? तो वेतन खाता जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें का विकल्प नंबर घ। ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 23वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कस। देखिए तो खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है ना, कहाँ किया जाता है? जो हम लोग इसको बैलेंस शीट में अगर जब स्थानांतरित करते हैं तो किसमें करते हैं हम लोग? तो व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में या फिर तलपट में या फिर आर्थिक चिट्ठे में? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा आपका आर्थिक चिट्ठा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23वें का विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मशीन का उधार विक्रय, मशीन का उधार विक्रय किस प्रमाणक द्वारा लेखांकित किया जाएगा? मशीन का उधार विक्रय किस प्रमाणक द्वारा लेखांकित किया जाएगा? तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट वाउचर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस? क्रेडिट वाउचर के रूप में जानते हैं हम लोग। अगर इसके स्पष्टीकरण के बारे में अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए मशीन क्या होता है, क्रेडिट बिक्री का जो हिसाब जो होता है वो क्रेडिट वाउचर का उपयोग करके किया जाएगा। ठीक है ना। क्रेडिट वाउचर को देखा जाता है मुख्य रूप से एक दस्तावेज होता है डिस्टेंस, जिसका उपयोग क्या होता है? बिक्री जैसे क्रेडिट हो गया या लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए मुख्य रूप से जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। यानी क्रेडिट वाउचर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए या सबूत के तौर पर रखने के लिए लेन देन का, हम लोग इसका लेखांकन रिकॉर्ड जो है उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है ना। तो 24वें का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न को पहले देख लीजिए ध्यान से। हास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है? तो यहाँ पर सीधी रेखा पद्धति, वार्षिक विधि, वर्ष के अंकों की योग विधि या फिर हासित शेष विधि? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वार्षिक विधि। ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 26वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो देखिए डिस्टेंस वित्तीय विवरणों का सारांश तैयार करना है। यानी लेखांकन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो वित्तीय विवरणों का सारांश तैयार करना जो होता है वो लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण कहा जाता है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 26वां प्रश्न। 27वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। तो बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है? ये आपका 27वां प्रश्न है। तो 27वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, अंतिम खाते बनाने के पश्चात। ठीक है ना। तो बैंक समाधान विवरण जो होता है वो अंतिम खाते की तैयारी के बाद जो होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है। इसको तो ये प्रश्न भी जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए डिविजन्स बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। बैटरी थोड़ा जवाब दे रही है, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको बैटरी को लगाएंगे, हम लोग का ये सेशन हो जाता है तो चार्जिंग में भी थोड़ा सा। 28वें प्रश्न की ओर। दोहरे लेखा प्रणाली के जनक ल्यूका पैसियोली निवासी थे। यानी दोहरे लेखा प्रणाली की जो बात होती है उसके जो जनक है ल्यूका पैसियोली जी, वो कहाँ के निवासी थे? इटली के, फ्रांस के, अमेरिका के या फिर ब्रिटेन के? तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 28वें का राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर का करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो थे वो इटली के निवासी थे। ठीक है ना। 29वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए जमा प्रमाणक बनाया जाता है। जमा प्रमाणक बनाया जाता है। 29वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डिस्टेंस विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। परिसंपत्ति के क्रय पर, किसके ऊपर? परिसंपत्ति के क्रय पर। ठीक है ना। 29 का क।
जब आगे बढ़ते हैं एडिशन, देखिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे का देखिए प्रश्न क्या है, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है। खातों का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, एवं उसका जो कलेक्शन किया जाता है, संग्रह किया जाता है, वो कहाँ करते हैं हम लोग? चिट्ठे में, खाता बही में, रोकड़ बही में, या फिर जनरल में। तो देखिए एडिशन, जो बही का जो स्पष्टीकरण करते हैं हम लोग, खाता बही का, तो वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहाँ किया जाता है, इसको बताइए। चिट्ठे में करते हैं हम लोग, खाता बही में करते हैं, या फिर आपका जो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर का जो होगा वो चिट्ठे में इसको हम लोग रूप से करते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऐड हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लेते हैं थोड़ा सा। खाता बही के किन्हीं दो लाभों को बताइए। लेखांकन के क्या आशय हैं? बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए। लेखांकन के रोकड़ आधार किसे कहते हैं? ये प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनका जो सॉल्यूशन है मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहिए डीजे सर चैनल के साथ और तैयारी करते रहिए जबरदस्त तरीके से अपनी जो एग्जामिनेशन की। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। लेकिन एक काम जरूर करना है दोस्तों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये परिश्रम के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो इसकी विशेषता को समझिए और इसे दूर तक फैलाइए।